in our journey because now Indian industry is prepared to compete with the rest of the world from a position of strength, is now much more self-confident than ever before, quality conscious. Our pricing is very competitive. Our outreach all over the world has increased. You saw we have the highest ever export in Indian history this year, 480. साल 2 और अग्रीमेंट साइन हुए हैं। फरवरी में भारत और यूएई के बीच CEPA और अप्रैल में ऑस्ट्रेलिया के साथ ECTA। यूएई के साथ करार से अगले 5 साल में दोनों देशों के बीच नॉन ऑयल ट्रेड मौजूदा 15 अरब डॉलर से बढ़कर 100 अरब डॉलर होने का अनुमान है। सरकार के मुताबिक भारत के इंफ्रा में यूएई से 75 अरब डॉलर के निवेश का भी करार है। हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट से फार्मा प्रोडक्ट के लिए 12 अरब डॉलर का बाजार खुल जाएगा और रेगुलेटरी प्रक्रिया में भी आसानी मिलेगी। इस एग्रीमेंट से अगले 5 साल में दोनों देशों के बीच ट्रेड मौजूदा 27 अरब डॉलर से बढ़कर 45 से 50 अरब डॉलर होने की संभावना है और इससे भारत में तकरीबन 10 लाख नई नौकरियों के मौके भी खुलेंगे। पीएम मोदी और बोरिस जॉनसन की मुलाकात के बाद भारत और यूके के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत में तेजी आई है और साल के अंत तक ये समझौता हो सकता है। ब्रेक्जिट के बाद यहाँ मौका खुला है। यूके के साथ भारत का ट्रेड सरप्लस रहा है, यानी इंपोर्ट कम और एक्सपोर्ट ज्यादा। साल 2019 में यहाँ ट्रेड सरप्लस करीब 2 अरब डॉलर के आसपास था। साथ ही यूरोपीय संघ के साथ भी द्विपक्षीय ट्रेड और इन्वेस्टमेंट करार की संभावनाएं हैं। ईयू में फिलहाल भारत का लगभग 5 अरब डॉलर का ट्रेड सरप्लस है। यहाँ से एक्सपोर्ट होने वाले आइटम में मिनरल फ्यूल, ऑर्गेनिक केमिकल्स, मशीनरी, कपड़े आदि शामिल हैं। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के विषय पर दोनों देशों की टीम्स काम कर रही है और हमने इस साल के अंत तक FTA के समापन की दिशा में पूरा प्रयास करने का निर्णय लिया है। पिछले कुछ महीनों में भारत ने यूएई और ऑस्ट्रेलिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का समापन किया है। उसी गति, उसी कमिटमेंट के साथ हम यूके के साथ भी FTA पर आगे बढ़ना चाहेंगे। यूके के अलावा रूस, कनाडा, GCC यानी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल और साउथ अफ्रीकन कस्टम्स यूनियन से भी करार की संभावनाएं हैं। इस बीच ये भी समझना जरूरी है कि ये एग्रीमेंट दोनों पक्षों के हितों को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं ताकि कोई किसी पर हावी न हो सके। यही वजह है कि FTAs पर समझौता होने में वक्त लगता है, क्योंकि समझौता करते वक्त इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, ऑफसेट क्लॉज, इमरजेंसी एक्शन प्लान, ग्रेजुएशन क्लॉज, सनसेट क्लॉज और ट्रिगर मैकेनिज्म जैसे नियमों पर ध्यान देना होता है। समझौते में इन एग्रीमेंट में समीक्षा और किसी इमरजेंसी में घरेलू इंडस्ट्री की सुरक्षा सुनिश्चित करना भी जरूरी होता है। भारत के सामने लक्ष्य बड़े हैं और चुनौतियां भी, लेकिन जरूरी ये है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की जो रफ्तार इस साल हासिल हो रही है वो आगे भी कायम रहे और भारतीय एक्सपोर्ट और इंडस्ट्री इसका पूरा लाभ उठा सके। ET नाउ स्वदेश। तो इन सभी मुद्दों पर, इन एक्सपोर्ट के मुद्दों पर, भारत की ट्रेड पॉलिसी में बदलाव के मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। अजय दुआ जो पूर्व सेक्रेटरी रह चुके हैं वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के, और अजय सहाय जो कि DG एंड CEO हैं FIO के। तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है ET नाउ स्वदेश पे। सर, सबसे पहले अजय दुआ साहब आपके पास आना चाहेंगे। हम आपका रिएक्शन लाना चाहेंगे कि पिछले 2 सालों में जो ट्रेड एग्रीमेंट्स में तेजी आई है उसको आप कैसे देखते हैं, और अगर भारत को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बननी है उसमें ये कितने सहायक सिद्ध होंगे? अजय दुआ से अगर आप सुन पा रहे हैं तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे है कि जो पिछले 2 साल में जो ट्रेड एग्रीमेंट्स में सरकार ने तेजी लाई है, नए FTA साइन हुए हैं, नए CEPA साइन हो रहे हैं और बात चल रही है अन्य देशों के साथ इसे आगे तेज करने के लिए, इसका कितना असर आएगा हमारे एक्सपोर्ट को बढ़ाने में, और क्या आप देखते हैं कि हम 2025 तक जो टारगेट है 1 ट्रिलियन इकोनॉमी, 1 ट्रिलियन एक्सपोर्ट को करने के, वो कर पाएंगे? सर, आप हमें सुन पा रहे हैं अजय दुआ साहब? जी, मैं सुन पा रहा हूं जी। प्रश्न नहीं सुनाया था, सुन पाया था। हाँ सर, मेरा प्रश्न ये है कि अगर हम सरकार ने पिछले 2 साल में ट्रेड एग्रीमेंट्स को लेकर काफ़ी तेजी आई है, नए ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए जा रहे हैं, ये हमारे एक्सपोर्ट्स को 2025 तक दुगने करने में या 1 ट्रिलियन इकोनॉमी करने में कितने सहायक सिद्ध होंगे? आप इसे कैसे देखते हैं?
मैं इसको बड़े पॉजिटिव तरीके से देखना चाहता हूं जी। कारण ये पहली बारी ये 31 मार्च को हमने इस साल 431 बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट किया, जो अभी तक 300 बिलियन डॉलर के आसपास रहता था। 10 साल हमारा ट्रेड एक्सपोर्ट एक ही जगह रहा है और इसके अगेंस्ट हमारे जो इंपोर्ट्स हैं वो हर साल बढ़ते रहे हैं। इस साल भी हमें अपना एक्सपोर्ट बढ़ाना बहुत जरूरी है। कारण जो भी एक अच्छे कारण, बुरे कारण जिसके कारण हम पहले नहीं कर पाए, तो पर हमारे इंपोर्ट्स तो सतत बढ़ते रहे हैं और इस साल भी 200 बिलियन डॉलर का गैप है। जैसे पेट्रोल के भाव बढ़ रहे हैं, जैसे खाने के तेल के भाव बढ़ रहे हैं, खाद के बढ़ रहे हैं, हमारे आगे जाके मुझे लगता है इंपोर्ट्स का बिल बढ़ता ही रहेगा। इसलिए हमारे डबल करना एक्सपोर्ट्स हमारे 3 साल में या 4 साल में जरूरी है। ये कोई बहुत ज्यादा बड़ा चैलेंजिंग टारगेट नहीं है। हमने पिछले साल 40% हमारे एक्सपोर्ट्स में वृद्धि हुई है। हम कर सकते हैं। हर साल 4 साल में डबल करने के लिए हमें क्या चाहिए? 20% एक्सपोर्ट रेट रहे, कंपाउंड रेट में वो 100% डबल हो जाएगा। और उसके करने के लिए कोई बहुत ज्यादा हमें खर्चा करने वगैरह की जरूरत नहीं। खर्चा किया तो WTO कह देती है कि आप अपने एक्सपोर्ट्स को सब्सिडाइज कर रहे हैं, हिंदुस्तान कर नहीं सकते। बिल्कुल ठीक बात। मेरा बस 2-3 चीजें इसके बारे में मैं कहना चाहूंगा। अगर आपको अभी लगता है उचित मैं अभी बोलूं या कोई और बोल रहा है तो मैं रुक सकता हूं। बिल्कुल, आप अपनी बात खत्म कीजिए, फिर हम दूसरे मेहमान के पास जाएंगे। मैं 2 चीजें कहना चाहूंगा। अभी तक जो हम FTAs करते रहे हैं, हमने 10 FTAs आज तक किए हैं। हमने FTAs करने के बाद बरसों लिए FTA नेगोशिएट करने के लिए साहब, उसके बाद नेगोशिएट करने के बाद हम फायदा उनका कैसे लेंगे, मैं कहना चाहूंगा सरकार जिसमें मैं 40 साल नौकरी की है, हमने इतना ज्यादा तवज्जो नहीं दिया कि वो एक्सपोर्ट्स उस देश को हम कैसे बढ़ाएं। आज हमने जब अपने आप को ही उस स्टेट को, उस कंट्री, उस FTA के स्वरूप में हमने कोई स्पेशल कदम नहीं लिया, तो हम आज ब्लेम कर रहे हैं उन कंट्रीज को कि उनके इंपोर्ट हिंदुस्तान से बढ़े नहीं, पर उनके एक्सपोर्ट हिंदुस्तान को बढ़ गए। वो हमारे, क्योंकि हमें हमारे इंपोर्ट्स इनइलास्टिक हैं, जैसे कहते हैं कीमत बढ़ती भी रहे, हमें जरूरी है। 85% तेल हमारा बाहर से आ रहा, 50% एडिबल ऑयल आ रहा, 70-80% हमारी फर्टिलाइजर आ रही, मशीनरी हमारी दबादब बाहर से आ रही है विदेश से। तो हमें ये जरूरी है। अब हम जिस देश से हम FTA करें, अब दुबई को हमने UAE से किया, क्या चीजें उनको चाहिए, हम अपने देश में उसका प्रोडक्शन कर सकते हैं कि नहीं, हमें उस करने के लिए क्या चाहिए। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी मार्केट खोली, हमारे क्या आइटम वहां जा सकते हैं। हमारी दवाइयां जेनरिक और ब्रांडेड दोनों क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि ब्रांडेड की ज्यादा वैल्यू है। तो इसलिए मैं पहला पॉइंट ये कहना चाहूंगा, हमें तवज्जो देनी है जिस देश के साथ हम FTA कर रहे हैं। अगर आज हम 7 FTAs की नेगोशिएशन कर रहे हैं, 7 के साथ ही 7 देश में उसके प्रोडक्शन बढ़ाने का क्या व्यवस्था है, और जिस चीज के व्यवस्था हम प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, हम FTA में वही चीजें लिखे। हमें थ्योरेटिकल एकेडमिक क्यों करना? अच्छा जी, हिंदुस्तान से आप ये भी ले लो, वो भी ले लो, जब हम प्रोड्यूस नहीं कर पाते। वो नंबर 1। नंबर दूसरा मैं कहना चाहूंगा साहब, सब्सिडीज का बात मैंने कह दिया। दूसरा कहना चाहूंगा साहब कि हमें सर पहले हम ये रिएक्शन ले लें अजय सहाय जी से कि सर आपका रिएक्शन, अजय सहाय जी, अब आपका चाहते हैं कि क्यों हम अपने एक्सपोर्ट को नहीं बढ़ा पाए जिन देशों के साथ पिछले 10 सालों में हमने FTA साइन किया, क्या मुश्किलें रहीं? सबसे पहले आपसे जानना चाहते हैं, उसके बाद हम दूसरे पॉइंट पे आएंगे। देखिए, इंडिया ने जो पहले FTA साइन किए थे वो उन कंट्रीज के साथ किए थे जो कि मैन्युफैक्चरिंग में बहुत स्ट्रांग है। चाहे हम साउथ ईस्ट एशियन कंट्री की बात करें या जापान की बात करें, इसलिए हमने ये ट्रेंड देखा कि हमारे जो इंपोर्ट्स है उन कंट्रीज से एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़े। आज की डेट में हम जिन कंट्रीज से अपना FTAs कर रहे हैं वो इकोनॉमीज हैं और वो हमारी मेजर एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन भी हैं। चाहे हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की बात करें, UAE की बात करें, UAE आज के डेट में हमारा 2nd लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है।
तो इन कंट्रीज के साथ जब हम एफटीएस करते होते हैं, हमारा एक्सपोर्ट्स भी उनसे बहुत बढ़ेगा, उनसे हमें इंपोर्ट भी बढ़ेगा, क्योंकि वहां से बहुत से रॉ मटेरियल होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें यूएई से हम पेट्रोकेमिकल्स लाएंगे, एलडीपी, एचडीपी, पॉलीप्रोपिलीन, और ऑस्ट्रेलिया से कोल आएगा, तो ये हमारे एक्सपोर्ट्स की कॉम्पिटिटिवनेस भी बढ़ाते हैं। तो आई थिंक एक शिफ्ट हुआ है कि हम जो बहुत से कंट्रीज ऐसे थे जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग से थे, उनको छोड़ के हम अब कॉम्प्लीमेंट्री इकोनॉमीज के साथ एफटीए। सेकेंडली ये एफटीएस नहीं है, ये मच मोर कॉम्प्रिहेंसिव है। इसमें हम ट्रेड इन गुड्स की बात कर रहे हैं, सर्विसेज की बात कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट, डिजिटल कॉमर्स की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट की बात कर रहे हैं, एसपीएस, टीबीटी, डिस्प्यूट सेटलमेंट की बात कर रहे हैं। तो जो नए एफटीएस इंडिया के जो इमर्ज हो रहे हैं, वो मैं कहूंगा ये बहुत स्ट्रेटेजिक एफटीएस है, ट्रेड एक पार्ट है, बट ये काफी कॉम्प्रिहेंसिव है। मेरे को लगता है जिस तरह का हमने एफटीए किया है, उनमें ना खाली हमारे ट्रेडिशनल सेक्टर्स ऑफ एक्सपोर्ट्स हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी, टेक्सटाइल, लेदर, एग्रो प्रोसेस फूड सेक्टर, बट जो सनराइज सेक्टर्स हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, फार्मास्यूटिकल्स हैं, इनको भी इनसे बहुत ज्यादा फायदा होगा। फार्मा के लिए तो दोनों एफटीए में एक नया पहली बार क्लॉज आया लगता है कि हम अपने मर्केंटाइल ऑलरेडी रजिस्टर्ड है यूएस, ईयू में या ऑस्ट्रेलिया, जापान में, तो उनको ऑटोमेटिक 90 डेज में उनको वहां पे परमिशन मिल जाएगी। तो एक तरह से स्टैंडर्डाइजेशन, म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट भी इमर्ज कर रहा है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि क्या आपको लगता है कि हम अपने मर्केंटाइज एक्सपोर्ट्स को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं कि हम सर्विसेज को ज्यादा बढ़ा सकते हैं? क्योंकि अभी भी देखिए कि वर्ल्ड ट्रेड में हमारा मर्केंटाइज एक्सपोर्ट 1.7% है, जबकि सर्विसेज जो है वो 3.5% है। नहीं, देखिए जिन एग्रीमेंट में दोनों, अगर हम देखें, चाहे यूएई के साथ देखें या हम ऑस्ट्रेलिया के साथ देखें, तो मैं एक तरह से कहूंगा यूएई में ज्यादा हमें लग रहा है अपॉर्चुनिटी मर्चेंडाइज सेक्टर में ज्यादा लग रही है, ऑस्ट्रेलिया के साथ हमें सर्विसेज में ज्यादा लग रही है। सर्विसेज ट्रेड बीमार पड़ सकता है, बट दोनों सेगमेंट को हम इक्वली ट्रीट करके अपना एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे। हम गुड्स में भी एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे, हम अपना सर्विसेज में भी एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे। और ये चीज हमें ध्यान देने की बात है कि ये पहली बार ऐसे के एग्रीमेंट हो रहा है जहां पे हमने सर्विसेज में भी एग्रेसिव अप्रोच रखी है। पहले हम सर्विसेज की जो होती थी वो एक पॉजिटिव लिस्ट लेके जाते थे कि हम सिर्फ ये सर्विसेज नेगोशिएट करें। आज की डेट में हम निगेटिव लिस्ट लेके जाते हैं कि इन सर्विसेज को छोड़ के हम सब सर्विसेज नेगोशिएट कर सकते हैं। तो आई थिंक ये एक बहुत अच्छा रियलाइजेशन आ गया है कि कंट्री बहुत कॉन्फिडेंट है अपने निगोशिएशंस को लेके। और मैं डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को कॉम्प्लीमेंट करना चाहूंगा जो कि इस तरह के एल्बो रूम दे रही हैं, हम इस तरह के एग्रीमेंट निगोशिएट कर रहे हैं, और ये इस बात चाहता है कि हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो कॉम्पिटिटिव हो रही है। बहुत से इश्यूज आ रहे हैं, जैसे जीएसटी से काफी बड़ा कंट्री को एक सिंगल इकोनॉमी बना दिया है, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम हो रही है, तो ओवरऑल कॉम्पिटिटिवनेस भी इंडस्ट्रीज की बढ़ रही है, जिसलिए हम ज्यादा एफटीए करने में भी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज उस तरह की सहूलियतें एक्सेप्ट कर रही है। ठीक है अजय दुआ साहब, हम आपके पास आना चाहेंगे। आपने जैसा कि कहा कि हम एक्सपोर्ट्स को डबल कर सकते हैं अगले 3-4 सालों में अगर हम 20% की रेट से भी बढ़े तो, लेकिन ट्रेड डेफिसिट जो है वो भी हमारा बढ़ रहा है उसी तेजी से। अगर आप देखिए तो पिछले एक साल में ही हमारा ट्रेड डेफिसिट लगभग 105 बिलियन डॉलर से लगभग 190-92 बिलियन डॉलर हो गया। तो वहां पे उसको कैसे चेक करें हम कि हमारा ट्रेड डेफिसिट जो है वो भी बहुत ज्यादा ना बढ़े, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आपने ये बहुत महत्व का प्रश्न पूछा है जी मेरे से, धन्यवाद उसके लिए। हम देखें तो हमने 120 बिलियन डॉलर पिछले साल हमने भारत के लिए पेट्रोल डीजल का जो क्रूड होता है उसके ऊपर खर्चा किया। सबसे बड़ा आइटम ये है। और आज मोदी जी साहब ने कुछ साल पहले डिक्लेयर किया था कि 5 साल पहले 6 साल पहले कि 2022 तक हम अपना 80% से इंपोर्ट कम करके 67% तो 2/3 पे लाएंगे। इस साल का टारगेट था 67% ऑफ हमारी रिक्वायरमेंट हम बाहर से लाएंगे, 33% हिंदुस्तान में हो जाएगा। आज क्या हुआ? उल्टा हुआ, 85% हो गया, 80 का 85% हो गया। और अब भारत में जो एक्सप्लोरेशन डोमेस्टिक प्रोडक्शन होना था वो प्रोडक्शन कम हो गया है। हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन का शेयर हम जितना कंज्यूम कर रहे हैं 6 साल पहले से कम हुआ है। कारण अब मैं कहूंगा ठीक है, हर जगह हर कंट्री के पास हर किस्म के मिनरल्स या मेटल्स, मिनरल्स, ओर्स नहीं होते, पर
हमें कम से कम पूरा देश टेस्ट तो करके देखना चाहिए ना, कि सब जगह कहां कहीं लग जाए। मैं उदाहरण देता हूं जी, किसको पता था कि राजस्थान में तेल मिल सकता है? केन नाम की अमेरिका का, इंग्लैंड की कंपनी ने 13 कुएं खोदे थे, 10 साल 12 साल काम किया। उनको 14वें वेल जब उन्होंने डिग किया था, 14वें वेल में तेल मिला। पहले 13 के ऊपर सारा खर्चा का खर्चा व्यर्थ का, जब यूजफुल नहीं रहा। मैं ये कहना चाहूंगा कि हमने क्या किया उसके बाद केन के ऊपर रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन, मतलब आपने जब से हिंदुस्तान में काम शुरू किया था आपको इतनी टैक्सेशन लायबिलिटी ठीक है। कह रहे हैं जो कि बाद हमने में कुछ गलतियां की हैं, शायद उसी को ठीक करने के लिए पिछले 2 साल में काफी काम हो रहा है और उस काम को अब आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अजय दुआ, अजय सहाय जी, हम आपके पास आना चाहेंगे ये जानने के लिए कि क्या भारत, मोदी ने जो ये कर रही आत्मनिर्भर भारत की जो बात हो रही है, यानी हम ज्यादा से ज्यादा सेल्फ डिपेंडेंट हो, उससे एक्सपोर्ट को कुछ फायदा मिलेगा? क्या हम ऐसे चीज प्रोड्यूस कर पाएंगे ताकि हम एक्सपोर्ट को और पुश कर सकें? देखिए, अगर आप एक्सपोर्ट्स को आज देखेंगे तो जो ग्लोबल इंपोर्ट्स है वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन इंपोर्ट्स है। इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल मशीनरी, ऑटोमोबाइल, ये सेगमेंट जो है वो 35% ग्लोबल इंपोर्ट्स को ये शेयर इनका है और करीब करीब ये $7 ट्रिलियन के हैं। इस सेगमेंट में हमारा जो शेयर है वो 1% से कम है, जबकि हमारा ओवरऑल शेयर इन ग्लोबल मर्चेंडाइज ट्रेड इस बार 1.8% है। तो जो गवर्नमेंट ने पीएलआई स्कीम की हुई है वो फॉर्चुनेटली इन तीनों सेगमेंट में को कवर करती है, चाहे हम इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, मशीनरी की बात करें, ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करें। और इन सेगमेंट में हमारा इंपोर्ट्स भी काफी सब्सटेंशियल है। अगर हम एक तरह से चाइना की बात करें तो 50% हमारा इंपोर्ट जो है वो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मशीनरी का ही है। तो अगर पीएलआई स्कीम में जैसे हमने देखा, हमने भी इनिशियल सक्सेस मोबाइल सेक्टर में देखी है, इस साल हमें लगता है इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में भी सक्सेस आएगी, प्रॉब्ली बहुत जल्दी एपीआईज में भी हम डेवलपमेंट करेंगे। तो जिस तरह का ये इन्वेस्टमेंट कंट्री में आएगा, एक तरफ से आत्मनिर्भर बनेंगे, बिकॉज हम अपना इंपोर्ट डिपेंडेंस भी दूसरे कंट्रीज के ऊपर कम कर सकते हैं, और एक बार हमने यहाँ अपना प्रोडक्शन बेस बनाया तो हम ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। और एक चीज हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि इंडिया की जो भी एक्सपोर्ट स्ट्रेटजी होगी वो दोनों आइटम्स को लेके चलना पड़ेगा। हमें ट्रेडिशनल सेक्टर्स ऑफ एक्सपोर्ट्स को लेके चलना पड़ेगा, बिकॉज वो जॉब क्रिएशन उन्हें बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर हमें ग्लोबल शेयर बढ़ाना है तो हमें जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन सेक्टर्स हैं उसमें भी अपना शेयर बढ़ाना पड़ेगा। मेरे को लगता है जिस एफटीए की हम बात कर रहे हैं, इन एफटीए से इंडियन एक्सपोर्टर को एक उन कंट्रीज के साथ लेवल प्लेइंग फील्ड मिली जिन्होंने ऑलरेडी एफटीए कर रखा था, और एक एज मिला है अदर कंट्रीज के साथ जहां पे एफटीए उन कंट्रीज का नहीं है। तो ये एक विन विन सिचुएशन इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए हो रही है। और मेरे को लगता है जो आने वाले एफटीएस हैं, जैसे हम यूके की बात कर रहे हैं, इंडिया को बहुत बड़ा एडवांटेज मिलेगा, मोर सो इन सर्विसेज मिलेगा, बिकॉज ब्रेक्जिट के बाद जो यूरोपियन यूनियन के साथ यूके का जो भी समझौता हुआ है उसमें सर्विसेज में कोई एडवांटेज नहीं दिया गया है। इमिग्रेशन के जो रूल्स ईयू कंट्रीज पे लगते हैं वही इंडिया पे लगेंगे। तो अगर इंडिया इस तरह का एक एफटीए या कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप करता है तो गुड्स के साथ साथ सर्विसेज पे भी बहुत ज्यादा फायदा होगा। और इसके बाद इन्हीं टेम्पलेट्स को हम एक बार ईयू के साथ या हम यूके की यूएई के टेम्पलेट को जीसीसी के साथ करेंगे, तो जिस तरह के रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप होंगी उनसे एक्सपोर्ट को बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। और साथ ही साथ जो एफडीआई है वो भी जो भी एफडीआई आएगा वो भी ना खाली डोमेस्टिक मार्केट को देख सकता है बट वो ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज को भी इंडियन मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू देख सकता है। ठीक है अजय दुआ जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। आप ठीक कह रहे थे कि हमने कुछ गलतियां की हैं पिछले 10 सालों में या पिछले डिकेड्स में रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लगा के, और लेकिन अब जो सही चीजें हो रही हैं कि पिछले 2-4 सालों में आप देखिए, जैसे कि हमने इथेनॉल का यूज बढ़ा दिया, वो 10% तक हो गया और सरकार का टारगेट है कि उसे 20% करने का। तो एनर्जी सेक्टर में हम विंड एनर्जी में अच्छा काम कर रहे हैं, सोलर एनर्जी में अच्छा कर रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी के और क्षेत्रों में अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी व्हीकल में अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये शायद आने वाले सालों में हम अपने इंपोर्ट को, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट पे थोड़ा चेक कर सकेंगे, उसे कम कर पाएंगे। लेकिन हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं, आज हम चूंकि ट्रेड की बात कर रहे हैं तो हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो नए ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो रहे हैं इनका क्या फायदा हमारे इकोनॉमी को मिलेगी और कितनी मिलेगी? जैसे कि बात की जा रही है कि एफटीए साइन हो रही है, इससे जॉब्स भी क्रिएट हो गए। तो आपको क्या लगता है कि ये
कितने जॉब क्रिएट होंगे, किन सेक्टर्स में जॉब क्रिएट हो सकते हैं, और ये कब तक होंगे, कितना जल्दी या देर लग सकता है इसमें? मैं पहले आपके साथ बिल्कुल सहमत हूं कि हम प्रयत्न जरूर कर रहे हैं कि हमारा एनर्जी बिल कम हो, पर साथ साथ जो हमारा प्रोडक्ट जरूरतें बढ़ रही हैं, जैसे इकोनॉमी बड़ी हो रही, साइज बड़ा हो रहा, तो हमारे इंपोर्ट भी बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए ये सब चीजें, एथेनॉल वाला, रिन्यूएबल एनर्जी, बैटरीज, ये वो, हमें वो सब चीजें एकदम जोरों से करनी ही पड़ेगी। मैं एक और चीज कह रहा था जी, हमने जो खाने का तो तेल है, एडिबल ऑयल जिसे कहते हैं, अब हमारा बहुत बड़ा बिल, आधा रिक्वायरमेंट हमारा आज शाम 22-23 मिलियन टन तेल हिंदुस्तानी सब मिलके खाते हैं, 13 मिलियन टन हम इंपोर्ट कर रहे हैं। जो पाम ऑयल, उसके अंदर से 13 में से 8 है, 2 देशों से, इंडोनेशिया पहला, दूसरा मलेशिया, और दोनों से इंडोनेशिया ने बैन कर डाला उसका एक्सपोर्ट, मलेशिया से कुछ और विषय चल रहे हैं हमारे। इसके कारण हमारा वो इंपोर्ट बिल बढ़ता जा रहा है। और कब तक हम अपना खाद बाहर से इंपोर्टेड अपने करेंगे? अभी चलो इस साल पहली बारी शायद हमारा यूरिया का प्रोडक्शन हिंदुस्तान में, कह रहे हैं, चाहे वो एडिबल ऑयल की बात हो, फर्टिलाइजर की बात हो, इन सब क्षेत्रों पे काम हो रहा है। और हम आने वाले दिनों में इसमें शायद आत्मनिर्भर भारत की जो बात सरकार कर रही है वो कर पाए, आत्मनिर्भर हम हो पाए। नए जो बंद पड़े फर्टिलाइजर यूनिट्स थे उनको खोला जा रहा है। तो हम इन मुद्दों पर बात अभी अगले शो में फिर करेंगे। आज के दिन हमारे पास इतना ही वक्त है। आप दोनों मेहमानों का हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए एपिसोड में, स्पॉटलाइट में। तब तक के लिए नमस्कार। Absolutely, and about the stock market, there is one golden rule, that there are no rules. When history changes, everything changes, and circumstances change. Absolutely, and about the stock market, there is one golden rule, that there are no rules. When history changes, everything changes, and circumstances change. चाहे फाइनेंशियल पोजीशन हो या कंपनी की स्ट्रैटेजी, ऑर्डर बुक की जानकारी हो या कर्ज के हालात, प्रोडक्ट लॉन्च से लेकर कारोबार की चुनौतियों तक, हम पूछेंगे वो सवाल जो आपके निवेश को देंगे नई दिशा। सुनिए और समझिए खुद कंपनी के मैनेजमेंट से आपके काम की हर बात। कॉर्पोरेट कनेक्शन, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे, सिर्फ ET Now स्वदेश।